अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे, खैरियत से होंगे जी। स्टूडेंट्स वेलकम बैक केमिस्ट्री के नए लेक्चर के साथ, जिसमें हमने पहले पीरियोडिक टेबल को स्टडी कर लिया था। उसमें हमने स्टडी किया था पीरियोडिक टेबल, सारा हमने डिस्कस किया। हमने देखा कि ग्रुप्स क्या होते हैं, पीरियड्स क्या होते हैं, किसने किस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया था, किस ऑर्डर पे किया था, मैथ्स पे था या एटॉमिक नंबर के बेस पे था। वो सारे के सारे हमारे डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने जो पिछले लेक्चर्स हमारे हुए हैं, अगर किसी के रह गए हैं तो वो कंटिन्यूसली लेक्चर्स आप लोगों के पास आ रहे हैं, उनको आप देखें, उनको सुने, आप डाउनलोड करें लेक्चर्स को और उनको देखें। उसमें काफ़ी सारा कुछ नया सीखने को मिलेगा आप लोगों को। तो उसमें हमने सारा डिस्कस कर लिया कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं पीरियोडिक टेबल की, पीरियोडिक टेबल में किस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, ब्लॉक्स कौन से बनते हैं, पीरियड्स कैसे बनते हैं, ग्रुप्स कौन से हैं, कितने ग्रुप्स हैं, प्रॉपर्टीज़ ग्रुप्स के अंदर एलिमेंट्स की क्या होती हैं, पीरियड्स के अंदर क्या होती हैं, ब्लॉक क्यों बनाए गए थे, किस टाइप के ब्लॉक बनाए गए। और आपको स्टूडेंट्स कुछ एक वीडियो और भी देखने को मिलेगी जिसमें आप लोगों को सारा ये पता चलेगा कि आप सिर्फ एलिमेंट को देखें, उसका एटॉमिक नंबर देखें, आपको पता चल जाएगा कि ये एलिमेंट कौन से ग्रुप का है, कौन से पीरियड का है, कौन से ब्लॉक का है। बड़ी मज़े की बात है ना कि सिर्फ एलिमेंट को देखना है आपने, उसका एटॉमिक नंबर देखें, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आती है, बस इतना सा काम आपने करना है। बाकी सारा कुछ वो एटॉमिक नंबर जो है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताएगी कि ये एलिमेंट क्या पहले ग्रुप का है, ये दूसरे का है, तीसरे का, चौथे का, किस ग्रुप से बिलोंग करता है, किस ब्लॉक से बिलोंग करता है और किस पीरियड में ये एलिमेंट पाया जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको एक लेक्चर में मिली होंगी। आप उसको भी डाउनलोड करें और उसको देखें कि उसमें क्या क्या कुछ है। उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ज़रूरी नहीं कि जो न्यू स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जो पहले वाले स्टूडेंट्स हैं, जो 9th कर चुके हैं, 10th क्लास में जा चुके हैं, 10th कर चुके हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। तो आए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आज हम अपना टॉपिक वो है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ की पीरियोडिसिटी। अब पीरियोडिसिटी हमने एक दफ़ा पहले भी पढ़ा हुआ है, फर्स्ट लेक्चर जब हमने स्टार्ट किया था पीरियोडिक टेबल का, उसमें भी हमने पढ़ा हुआ है इस बात को कि पीरियोडिक फंक्शन या पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ क्या चीज़ है। इसको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ भी कहा जाता है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ क्या कहते हैं स्टूडेंट? इसको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अब ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज या पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज है क्या? ये स्टूडेंट्स याद रखें कि हमने पीरियोडिक टेबल जब अरेंज किया, उसमें हमने देखा कि बाकायदा वक्फों के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। क्या होती हैं? रिपीट होती हैं। दिस रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज कॉल्ड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। और इन प्रॉपर्टीज़ को पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का भी नाम दिया जाता है, जो ख़ास इंटरवल्स के बाद, ख़ास वक्फों के बाद चेंज होती हैं, अपने आप को दोहराती हैं। मतलब कि ख़ास वक्फों के बाद ये इंक्रीज़ होती चली जाए, ख़ास वक्फों के बाद ये क्या होती जाए? डिक्रीज़ होती चली जाए। एक स्पेशल पैटर्न के ज़रिए ये क्या हो? इंक्रीज़ हो, और उसी पैटर्न के ज़रिए क्या हो रही हो? ये ख़ास पैटर्न के ज़रिए ये डिक्रीज़ हो रही हो। तो ये प्रॉपर्टीज़ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। और इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में जो हम बात करेंगे हमारे आगे वाले लेक्चर्स में, वो हम इसके एटॉमिक रेडियस पे बात करेंगे। एटॉमिक रेडियस इसकी प्रॉपर्टी है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में आता है। शील्डिंग इफेक्ट की बात करेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को डिस्कस करेंगे, साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस करेंगे कि इनका ट्रेंड क्या होता है, ये क्या ख़ास ट्रेंड के ज़रिए ये इंक्रीज़ होती हैं या फिर ये क्या होती हैं, ये डिक्रीज़ होती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे हमारे आने वाले लेक्चर्स में। तो क्या है स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करें? तैयार हैं आप लोग? चलें जी, स्टार्ट करते हैं। फिर आज हमारा पहला टॉपिक जो कि है एटॉमिक रेडियस। क्या है? एटॉमिक रेडियस, यानी कि एक एटम का रेडियस। सिंपली आप यूँ समझ लें, क्या है ये? एक एटम का रेडियस है। माना कि एक एटम है आपके पास, एटम ए आप इसको कह दो जी, ठीक है। इसका ये न्यूक्लियस है, ये इसका फर्स्ट शेल, ये सेकंड और ये इसका थर्ड शेल है, और यहाँ पे इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स याद रखें, इसके न्यूक्लियस और इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ना, इसको एटॉमिक रेडियस कहते हैं। बात समझ में नहीं आई? फर्स्ट कर लें कोई एटम है, उसके न्यूक्लियस और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो सबसे लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होता है, उसके दरमियान जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस कहते हैं। मतलब यहाँ से इसका ये न्यूक्लियस है, इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा? इसका एटॉमिक रेडियस कहलाएगा। लेकिन यहाँ तक तो बात बड़ी सिंपल थी, ये 9th के लेवल तक भी बात चल मानी जाती है, ठीक है। लेकिन इसी में थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है। कैसे? एक्सपेरिमेंट्स
और थ्योरीज कहती हैं कि जो एटम है ये वेव नेचर रखता है। क्या रखता है? वेव। वेव देखा ना आपने, जैसे ऐसे करके वो मूव कर रही होती है। एटम कहते हैं वो भी वेव नेचर रखता है, ये भी इस तरह से मूव करता है। अब अगर ये ऐसे मूव करता है तो इसका जो लास्ट सेल है ये ऐसा नहीं बल्कि ये ऐसा होना चाहिए, ये इस तरह का होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम इसकी लोकेशन नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन कहाँ तक, क्योंकि हमने एटॉमिक रेडियस की बात करनी है। वो तब होगा जब पता होगा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, न्यूक्लियस यहाँ पे है, दोनों का डिस्टेंस बीच में कितना है, ये एटॉमिक रेडियस होगा। ये तब होगा जब उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता होगा, लेकिन हमें तो लोकेशन का पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है ये वेव नेचर रखता है। इलेक्ट्रॉन हैज वेव नेचर। ये वेव नेचर होने की वजह से हम इसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते, क्योंकि वेव की सूरत में ट्रैवल कर रही है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि सिंगल एटम का जो एटॉमिक रेडियस है वो फाइंड करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, वो पॉसिबल नहीं होता। फिर हम क्या करते हैं, एक नया तरीका लगाते हैं। कैसे? हम एटॉमिक रेडियस फाइंड करते हैं बॉन्डेड स्टेट में। मतलब एक एटम किसी दूसरे के साथ मिला हुआ है, बॉन्डेड है, इस स्टेट में हम फाइंड करते हैं। या फिर इंटरेक्शन में। इंटरेक्शन स्टेट में, मतलब जब उसका किसी के साथ कोई इंटरेक्शन हो, जब किसी के साथ वो मिला हुआ हो, तो इस फॉर्म में हम क्या करते हैं, इसका एटॉमिक रेडियस फाइंड करते हैं। अब इस फॉर्म में भी बात चले थोड़ी सी कर लेते हैं इस पे। जब बॉन्डेड स्टेट में है तो बॉन्डेड स्टेट भी काफ़ी टाइप की होती है। मतलब वो आयनिक बॉन्डिंग हो सकती है इसकी, वो कोवलेंट बॉन्डिंग हो सकती है, वो उसकी मेटालिक बॉन्डिंग हो सकती है। तो हर एक का अलग अलग इसका एटॉमिक रेडियस फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन हमें इन तमाम चीज़ों से कोई गरज नहीं। हमने सिर्फ और सिर्फ जो फाइंड करना है इसकी बॉन्डेड स्टेट में जब इसका कोवैलेंट बॉन्ड होगा। हमें ये सिर्फ डिस्कस करना है किस चीज़ में, जब इसका कोवलेंट बॉन्ड होगा आपस में, मतलब एक एटम दूसरे के साथ कोवैलेंटली जो है ना आपस में अटैच होगा, तो इस फॉर्म में हमने क्या करना है, इसका एटॉमिक रेडियस फाइंड करना है। अब वो कैसे करते हैं, हम फर्ज कर लेते हैं जी कि दो एटम्स क्या है जी आपस में बॉन्डेड है, एटम ए और दूसरा भी एटम ए है। इन्होंने आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की, ये क्या हो गया, आपस में बॉन्ड बना लिया इन्होंने, दो एटम्स का बॉन्ड बन गया। अब क्या करते हैं जी, यहाँ पे फर्ज कर लें जी इसका, चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये इसका न्यूक्लियस है और जो ये है ये इसका न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज वाला। तो क्या करते हैं जी, इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या होगा बिटवीन ए एंड ए, इसको क्या कहेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ए। अब इस डिस्टेंस का हाफ कर लो, क्या कर दें इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दें, तो ये इसका एटॉमिक रेडियस आ जाएगा। बात समझ में नहीं आई? क्या करना है भाई, दो आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ एटम्स का आपस में जुड़े हुए हों, जुड़े होने के साथ क्या करें जी, इन दोनों के न्यूक्लियस के दरमियान क्या कर लें आप, डिस्टेंस फाइंड कर लें। इस डिस्टेंस का क्या करना है, हमने हाफ कर लें, ये हाफ डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई, बिटवीन द टू न्यूक्लियस ऑफ बॉन्डेड एटम्स। आपस में बॉन्डेड एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस का हाफ होगा, ये डिस्टेंस है, इसका आपने क्या करना है, हाफ कर लेंगे। ये जो हाफ ऑफ डिस्टेंस होगा ये होगा इन दोनों के दरमियान इसका एटॉमिक रेडियस। हाफ डिस्टेंस इसका एटॉमिक रेडियस, यानी कि इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक, और हाफ डिस्टेंस क्या होगा, इसका एटॉमिक रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। तो इस तरह से हम दो बॉन्डेड एटम्स के लिहाज से एटम का एटॉमिक रेडियस फाइंड कर लेते हैं। सिंपली अगर मैं एक चीज़ और भी आपको कहूँ कि इसके लिए एक और टेक्निक भी इस्तेमाल की जाती है, वो कैसे जी, यहाँ तो आप कहेंगे सर जी आपने तो क्या कर दिया है जी, एटम तो छोटा होता है, आपने तो इसकी बाउंड्री को फिक्स कर दिया है, आपने कर दिया जी ये इसकी बाउंड्री लाइन यहाँ तक आ रही है, इसकी बाउंड्री लाइन तो यहाँ तक आ रही है। एटम की बाउंड्री तो मेजर करना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि वेरी स्मॉल है। हम इसके लिए करते ये हैं कि फर्ज कर लें एटम इज स्फेरिकल। क्या है, एटम मतलब गोल है। अब दो, आप सोचें थोड़ा सा, माइंड को खोलिएगा, दो फुटबॉल्स लें जो आपको नज़र नहीं आते। क्या करना है अभी, फुटबॉल्स हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, आपको नज़र नहीं आते, आपको उनकी बाउंड्री का नहीं पता। आप उन दोनों को क्या करो जी, करीब लेके आते जाओ, करीब लेके आते जाओ, करीब आते जाएंगे। जब वो एक दूसरे के करीब आना बंद हो जाएंगे तो आप क्या कहोगे इस पर, सिंपली आप कहोगे लो जी इनकी बाउंड्री लाइंस आपस में क्या हो गई हैं, मिल गई हैं।
क्या हो गया, इनकी बाउंड्री आपस में मिल गई। कब? जब आप उनको करीब लेके आओगे। जैसे हमने क्या किया, इन दो एटम्स को एक दूसरे के करीब लेके आए। जब इनको करीब लेके आएंगे तो जिस पॉइंट पे आकर ये आगे आना बंद हो जाएंगे, इसका मतलब इनकी बाउंड्री लाइंस जो थी, बाउंड्री इनकी आपस में मिल चुकी है। इसके जो बाहर वाला सरफेस है वो एक दूसरे के साथ मिला हुआ है। अब इस तरह से करके हम एक का न्यूक्लियस और दूसरे के न्यूक्लियस के दरमियान टोटल डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। हम कहते हैं बाउंड्री को तो हमें नहीं पता, न्यूक्लियस का तो पता है, तो इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस को क्या कर लिया, हमने मेजर कर लिया। जो डिस्टेंस आएगा ये दोनों के दरमियान का डिस्टेंस है, हमने एक का डिस्टेंस लेना है जो कि हाफ होगा। तो हाफ को जो हम इसको करेंगे इसके टोटल डिस्टेंस को, तो वो एक का रेडियस आ जाएगा। तो इस तरह से हम फाइंड कर लेते हैं दो एटम्स जो आपस में जुड़े हुए हों उनका एटॉमिक रेडियस। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जी कार्बन की। किसकी? इसको मिटा दें, चलें जी। सपोज दैट कार्बन के दो एटम्स हैं, आपस में बॉन्डेड हैं, उनको हम पास लेके आते जाएं। जब पास आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है जिस पॉइंट पे आगे आना बंद हो जाएंगे, इसका मतलब उनकी बाउंड्री लाइंस एक दूसरे के साथ मिल चुकी हैं। अब ये सर्कुलर होना है, आपने तो सर जी गोल बनाया ही नहीं। चले मान लें कि ये स्फीयर है, मान क्या रहे हैं स्फीयर, आपको नजर नहीं आ रही थी। अच्छा जी, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे है, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे इसके सेंटर में है। न्यूक्लियस का हमें पता था कि यहाँ पे लोकेटेड है क्योंकि ये रदरफोर्ड साहब ने हमें बता दिया था। अच्छा जी, अब क्या करते हैं जी, इनके दोनों के दरमियान न्यूक्लियस का डिस्टेंस लें आप, इस डिस्टेंस का हाफ कर लें। हाफ ऑफ डिस्टेंस देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों का रेडियस है, क्या है ये 2r है, दोनों का रेडियस है, मतलब इसका भी रेडियस इसमें आ रहा है, इसका भी रेडियस इसके अंदर आ रहा है, तो ये दोनों का रेडियस है। हमने क्या करना है, एक का रेडियस लेना है। तो क्या कर दें, इसको हाफ कर दें। जब इसको हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक का एटॉमिक रेडियस आ जाएगा। तो फर्ज कर लें भी कार्बन के एटम से, तो स्टूडेंट्स याद रखें कि कार्बन के दो एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ये 154 पिकोमीटर्स होता है। यहाँ से अगर आपको नज़र नहीं आ रहा ऊपर लिख देते हैं भाई, इसको हम कितना होता है जी 154 पिकोमीटर। तो इनका दोनों के न्यूक्लियस के दरमियान तो डिस्टेंस 154 पिकोमीटर है। रेडियस कितना होगा, हाँ सोचें यहाँ पे रेडियस कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, जो टोटल डिस्टेंस है इसका क्या कर लें आप, हाफ कर लें, तो इसका एटॉमिक रेडियस आएगा इज इक्वल टू 154 पिकोमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा 77 पिकोमीटर। दिस विल बी एटॉमिक रेडियस ऑफ कार्बन, ये कार्बन का एटॉमिक रेडियस आएगा। तो इस तरह से हम एटम का एटॉमिक रेडियस फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि स्टूडेंट्स आपको सिंपल सी बात है जी, एटॉमिक रेडियस क्या है जी, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, क्या है हाफ ऑफ द डिस्टेंस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस किसका, बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स, किसके दरमियान, इनके जो दो बॉन्डेड एटम्स हैं उनके न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस का हाफ। दिस हाफ ऑफ डिस्टेंस इज रेफर्ड एज एटॉमिक रेडियस। इस डिस्टेंस के निस्फ को क्या कहते हैं, उसका एटॉमिक रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं, उसका एटॉमिक रेडियस का नाम देते हैं। तो यहाँ तक डेफिनेशन भी आपको क्लियर होगी, बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स। ये एमसीक्यूज के तौर पे पूछा जा सकते हैं जी, एटॉमिक रेडियस ऑफ कार्बन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में आता है, ये इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा बुक पे। तो यहाँ तक हमारे पास एटॉमिक रेडियस आ गया। अब असल बात शुरू होती है इसके आगे कि एटॉमिक रेडियस पीरियोडिक टेबल में कहाँ कहाँ पे बढ़ता है, कहाँ कहाँ पे कम होता है। मतलब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की तो बात करनी ना हमने कि पीरियोडिक टेबल के अंदर खास इंटरवल्स के बाद इसमें क्या चेंजिंग आ रहा है, इसकी पीरियोडिसिटी क्या है खास इंटरवल्स के बाद। अब हम उस पर बात करते हैं। अब स्टूडेंट्स ये मिटा दें, क्लियर है आप लोगों को, चलें जी। जी स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल याद करें, ये पीरियोडिक टेबल क्या था, पीरियोडिक टेबल उसके अंदर हमने बात करनी थी। पीरियोडिक टेबल में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक ग्रुप्स पढ़े थे और साथ में हमने पढ़े थे उसके पीरियड्स। चलिए पहले देखते हैं ट्रेंड इन ग्रुप। ट्रेंड इन ग्रुप्स,
इसका ग्रुप के अंदर रुझान क्या होता है। नहीं चले नहीं, पहले तो ग्रुप के नाम लिखते हैं। नहीं, पहला जो आपके पास ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में कौन सा था, याद है किसी को? मैंने उसका एक ट्रिक भी उसकी बताई थी, हाल ही में की, रब से फरियाद, आपको याद होगा। उसमें क्या था जी, हाइड्रोजन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। एटॉमिक नंबर याद होंगे आप लोगों को, इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका 3, इसका 11, इसका 19, 37, 55 एंड 87, ये इसका एटॉमिक नंबर होगा। अब स्टूडेंट्स हमने बात करनी है एटॉमिक रेडियस की या एटॉमिक साइज की। अच्छा, साइज की जब बात आती है एटॉमिक रेडियस की, अगर आपने एटॉमिक रेडियस फाइंड कर लिया, एटॉमिक साइज आप ऑटोमेटिकली कर लोगे। जो एटॉमिक रेडियस आया है, माना कि वो ये है, ये एक एटम है और ये इसका रेडियस है, ये है 77 पिकोमीटर। तो बताएं इस एटम का साइज कितना होगा। अब भी देखें साइज क्या है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल डिस्टेंस इसका एटॉमिक साइज होगा। हाफ कितना है जी, 77, तो यहाँ तक भी कितना होगा, ये भी 77 होगा। तो टोटल इसका एटॉमिक साइज कितना आ जाएगा, 144 पिकोमीटर। मतलब कि एक एटम का जो एटॉमिक साइज है, ये रेडियस को डबल कर दें उसका एटॉमिक साइज है। 2 के रेडियस का हाफ कर दें तो 1 का एटॉमिक रेडियस आ जाता है। तो इस तरह से आप इसका एटॉमिक साइज में निकाल लेंगे, ठीक है। चलें जी, अब बात करते हैं इसके एटॉमिक साइज की, कि कहाँ कहाँ पे ये बढ़ेगा, कहाँ कहाँ पे ये कम होगा। इसका एटॉमिक नंबर 1 है स्टूडेंट्स, याद रखें भाई, इसका ये न्यूक्लियस होगा और 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये एक शेल में आ जाएगा। मतलब हाइड्रोजन के एटम का एक ही शेल बनेगा न्यूक्लियस के बाहर। लिथियम की बात करें, एटॉमिक नंबर 3 है, करें जी इसका 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में। आपको याद है सेकंड चैप्टर में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि जो फर्स्ट शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड में 8 होते हैं, थर्ड में कितने होते हैं भाई, 18 इलेक्ट्रॉन्स, और फोर्थ में 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जी, वो हम पहले पढ़ चुके हैं जी। 3 है इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में 2 आ जाएंगे और दूसरे शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसकी बात करते हैं भी, एटॉमिक नंबर इसका 11 है, न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स 1 एंड 2, सेकंड में होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स है। बड़ा प्यारा सा बन गया सोडियम का एटम तो भाई। अच्छा जी, अब हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स, 11, कितने रख दिए हमने, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स, कितने हो गए 10, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, वो आ जाएगा इसके थर्ड शेल के अंदर। थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये हो गया सोडियम का एटम। अच्छा, इसके नीचे चलते हैं, ये जगह जो कम है हमारे पास, पोटेशियम को आप खुद कीजिएगा, मैं आपको रुबिडियम लिख के दे देता हूँ यहाँ पे। रुबिडियम का एटॉमिक नंबर 37, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन 1 2, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड शेल में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, याद करें भी, 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इलेक्ट्रॉन्स सेकंड में आ गए। अब टोटल कितने हो गए भाई, फर्स्ट में 2 एंड सेकंड में 8 हो गए 10 एंड 18 कितने हो गए 28 हैं, कितने यहाँ पे 37, 28 लगा दिए, बाकी कितने बचे भी करेंगे कैलकुलेट, 37 माइनस 28 कितना बचेगा 10 नहीं 9 बचेगा भी। तो 9 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, वो इसके फोर्थ शेल के अंदर आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा रुबिडियम का एटम। बाकी आपने सीजियम का और फ्रेंसियम का खुद से अपने घर पे बैठ के सॉल्व करना है। इसके आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से, आपने इसके शेल्स के अरेंजमेंट के लिहाज से इसके इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड करना है, फिर देखना है इसका एटॉमिक साइज़ क्या बनता है। अच्छा, अभी अब यहाँ पे बात करते हैं एटॉमिक साइज़ की। आप ये ना समझिएगा हम कहीं और चले गए, एटॉमिक साइज़ पर ही आते हैं जी। अच्छा अभी स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ से एक बिल्कुल केमिस्ट्री के इररिलेवेंट आदमी को लेके आऊँ, जिसका कोई केमिस्ट्री के साथ दूर दूर का ताल्लुक ही ना हो, उससे मैं कहूँ बताओ भाई यहाँ पे क्या चेंज नज़र आ रहा है, यहाँ पे चेंज क्या नज़र आ रहा है। वो सिंपल इतना तो कह देगा भाई पहले दायरा इतना सा था, फिर दायरा इतना बड़ा हो गया, फिर दायरे इतने बड़े हो गए, फिर दायरे क्या हो गए जी इतने बड़े हो गए।
और ऐसा तो बता ही देगा ना। अब स्टूडेंट्स याद रखें, ये दायरे, ये सर्कल्स किसको जाहिर कर रहे हैं? एटॉमिक साइज को जाहिर कर रहे हैं ना। ये किसको जाहिर कर रहे हैं? एटॉमिक साइज। तो आप यहाँ से ऑटोमेटिकली आप बता सकते हैं भी जब हम टॉप टू बॉटम ग्रुप में नीचे आ रहे हैं तो खास इंटरवल्स के बाद एटम का साइज पहले कम था, फिर ज़्यादा हो गया, फिर और ज़्यादा हो गया, फिर क्या हुआ भाई? और ज़्यादा हो गया। तो लो जी, ये तुम्हारे पास सिंपल सी बात थी कि ट्रेंड इन ग्रुप क्या होगा। तो ग्रुप में हम कह सकते हैं कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो एटम का साइज इंक्रीज होता है, एटम का साइज बढ़ता है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर में इजाफा होता है, जिसकी वजह से शेल्स की तादाद में इजाफा होता है। जब शेल्स की तादाद में इजाफा होता है तो हम कह सकते हैं कि एटम का साइज बढ़ गया है। तो बात समझ आई कि नहीं कि एटॉमिक साइज का ग्रुप में ट्रेंड क्या है, ग्रुप में रुझान क्या है? तो कह सकते हैं कि एटॉमिक साइज इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। Why? Because atomic number increases, due to which number of shells also increases. More and more shells lie between nucleus and valence electrons. That's why atomic size increases from top to bottom in a group. जैसे हम बात कर लें, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम यहाँ पे। हमारे पास जो पहला एटम है लिथियम, इसका एटॉमिक साइज हमारे पास होता है जी 154 पिकोमीटर, 152 पिकोमीटर। जो हमारे पास सेकंड नंबर पे है लिथियम, इसका जो एटॉमिक साइज होता है ये 186 पिकोमीटर। ठीक है, देखिए एटॉमिक साइज बढ़ता जा रहा है जी। उसके बाद जो हमारे पास होता है जी पोटाशियम, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलती से लिख दिया। जो हमारे पास लिथियम है इसका 152 पिकोमीटर, सोडियम का 186 पिकोमीटर। देखिए एटॉमिक साइज बढ़ता जा रहा है जी। उसके बाद अगर हम बात करें पोटाशियम की, पोटाशियम का 227, रुबिडियम का 248। रुबिडियम का एटॉमिक साइज क्या है? 241 पिकोमीटर। मतलब कि देखें आप ऊपर से नीचे को जब मूव करते जाएंगे एटॉमिक साइज क्या होता जाएगा? वो इंक्रीज होता चला जाएगा। एटॉमिक साइज क्या होता है भी? इंक्रीज होता है। यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अब बात कर लें पीरियड की। चलिए पीरियड को भी स्टार्ट करते हैं। इसको मिटा दें, अगर किसी ने नोट करना है वीडियो पॉज करें, उसको नोट कर लें। जी स्टूडेंट्स मिटा दो। चलें अब बात करते हैं इसके ट्रेंड इन पीरियड में। ट्रेंड इन पीरियड, एटॉमिक साइज का या एटॉमिक रेडियस का पीरियड में ट्रेंड क्या होगा? अच्छा भाई देखते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के नाम। सेकंड में कौन सा आता है भाई? यहाँ पे आता है लिथियम, एटॉमिक नंबर 3। इसके बाद कौन सा आता है? सोचें, बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4। उसके बाद कौन सा आता है जी? बोरोन, एटॉमिक नंबर 5। उसके बाद कार्बन, एटॉमिक नंबर 6। उसके बाद नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7। उसके बाद ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8। ऐसे ही है। उसके बाद कौन सा आता है भाई? सोचें, फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9। उसके बाद सोचें भाई कौन सा आता है? नियॉन, एटॉमिक नंबर 10 होता है उसका जी। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 एंड नियॉन एटॉमिक नंबर 10 होता है इसका जी। ऐसा ही है। चलिए भैया अब बात करते हैं जी इसका एटॉमिक साइज बढ़ता है या कम होता है। एटॉमिक नंबर 3 है, कॉन्फ़िगरेशन करें भाई आप इसकी। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। 2 शेल्स बने यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट शेल में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 शेल्स यहाँ पे भी हैं, कोई शेल की तादाद में इजाफा नहीं हुआ। यहाँ पे भी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स। शेल की तादाद में यहाँ पे भी इजाफा नहीं हुआ। यहाँ पे देख लेते हैं शायद इंक्रीज हो जाए। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे भी 2 शेल्स, क्योंकि सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। यहाँ तो अभी तक है ही कम। जब तक सेकंड शेल कंप्लीट नहीं होगा थर्ड तो स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा, इसलिए शेल इंक्रीज नहीं हो रहा। यहाँ पे फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड में कितने आएंगे? 5 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे फर्स्ट में 2, सेकंड में 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे जी। कितने हो गए जी? 1 2 3 4 5 6। अच्छा जी, उसके बाद फ्लोरीन की बात करें, एटॉमिक नंबर क्या है फ्लोरीन का? 9। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स,
और सेकंड शेल में 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 2 2 4 2 6 और 1 7। और नियॉन की बात कर ले, नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास 10 है, तो इसके 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल में कितने आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 to 4 to 6 and to 8। जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखें, आपने गौर किया कि लेफ्ट टू राइट जब मूव कर रहे हैं एक पीरियड के अंदर तो एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन शेल्स की तादाद में इजाफा नहीं हो रहा। क्या हो रहा है अभी, एटॉमिक नंबर तो बढ़ता जा रहा है, एटॉमिक नंबर तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन शेल्स की तादाद में इजाफा नहीं हो रहा। अब क्या होगा, अब तेरा क्या बनेगा, देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, देखें यहाँ पे एटॉमिक नंबर 3 है, यहाँ पे 3 प्रोटॉन्स हैं, तो जाहिर सी बात है 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन होती है कि नहीं होती है जी, क्यों, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा भी अट्रैक्शन होगी, जितनी भी होगी हम बाद में देख लेते हैं इसको। यहाँ पे 4 प्रोटॉन्स हैं और 4 ही इलेक्ट्रॉन्स, अट्रैक्शन और होगी, पहले 3 में अट्रैक्शन थी, अब क्या हो जाएगी 4 में अट्रैक्शन है जी। यहाँ पे एटॉमिक नंबर 5 है, 5 प्रोटॉन्स और 5 ही इलेक्ट्रॉन्स, अब क्या होगा अट्रैक्शन पहले से बढ़ेगी या कम होगी, सोचिएगा साथ में। इसका 6 एटॉमिक नंबर, 6 प्रोटॉन्स और 6 ही इलेक्ट्रॉन्स, अट्रैक्शन देखें। यहाँ पे एटॉमिक नंबर 7, 7 प्रोटॉन्स और 7 इलेक्ट्रॉन्स, अब क्या होगा अट्रैक्शन बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, सोचिएगा साथ में। एटॉमिक नंबर 8, 8 प्रोटॉन्स और 8 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 9 प्रोटॉन्स और 9 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे क्या आएगा भाई 10 प्रोटॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब बताएं ज़रा क्या होता जाएगा जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी, बात समझ नहीं आ रही। चलिए यहाँ से एक बात और करते हैं, यहाँ पे आपने रखा है एक मैग्नेट, छोटा सा मैग्नेट यहाँ पे रखा, अट्रैक्शन होगी उनमें, हाँ जी होगी बिल्कुल। एक और मैग्नेट आपने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, दूसरा इसका पीस भी आपने बड़ा कर दिया, अब क्या हो जाएगा अट्रैक्शन पहले से ज़्यादा हो गई या कम हो जाएगी, ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगी। जब मैग्नेट बड़ा होता जा रहा है, दूसरा भी बड़ा होता जा रहा है, तो क्या हो रहा है अट्रैक्शन और ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे जब बात करेंगे मैग्नेट और बड़ा कर दें, इसको ये मैग्नेट भी बड़ा कर दें, अब क्या हो जाएगा अट्रैक्शन पहले से बढ़ जाएगी। ऐसे बढ़ते जाएं भी, मैग्नेट आप बड़ा करते जाएं, दूसरा मैग्नेट भी आप इसका बड़ा कर दें, तो क्या हो जाएगा अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी। तो सोचें जब अट्रैक्शन कम थी तो ये यहाँ पे थे, अट्रैक्शन बढ़ी, अट्रैक्शन कम थी तो फर्ज कर लेते यहाँ पे है जी, अट्रैक्शन ज़्यादा हुई तो क्या होगा खींचेंगे एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे, जिससे क्या हो जाएंगे एक दूसरे करीब हो जाएंगे। मज़ीद जब अट्रैक्शन बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा और करीब हो जाएंगे, और अट्रैक्शन बढ़ेगी तो क्या हो जाएंगे और करीब हो जाएंगे, और अट्रैक्शन बढ़ेगी तो और करीब हो जाएंगे। तो यही तो असल पॉइंट था। यहाँ पे देखें 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन है। फर्ज करें एटम का साइज ये है, यहाँ पे 4 प्रोटॉन्स हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब क्या होगा, अब पहले से अट्रैक्शन कम होगी या ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी। जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो एक दूसरे को खींच कर थोड़ा सा करीब कर लेंगे, जाहिर सी बात है खींचेंगे और करीब कर लेंगे, एटम का साइज थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे प्रोटॉन्स भी बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ गए, तो क्या हो गया अट्रैक्शन और बढ़ गई इन दोनों के दरमियान, जिसकी वजह से खींच कर थोड़ा सा और करीब कर लेंगे, एटम का साइज क्या हो जाएगा और कम हो जाएगा। यहाँ पे जाएंगे एटम का साइज और कम। तो यहाँ से बात समझ आ गई कि जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या होता है भी, एटॉमिक नंबर तो बढ़ता है, शेल की तादाद में इजाफा नहीं होता, जिसकी वजह से न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स या न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो बढ़ जाता है, वो ज़्यादा इफेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स पे, मतलब इफेक्टिव चार्ज बढ़ गया इसका, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को ये खींच के अपने करीब कर लेता है। पहले यहाँ पे थे, खींचा करीब कर लिया, और खींचा और करीब कर लिया, और खींचा और करीब कर लिया, जिसकी वजह से कहा जाता है कि एटम का साइज पहले इतना था, इसने खींच करीब किया कम हो गया, और खींच करीब किया और कम हो गया, और खींच करीब किया क्या हो गया और कम हो गया। इस तरह से खींच के करीब करता गया तो एटम का साइज क्या होता गया भी, वो डिक्रीज होता गया। तो कह सकते हैं कि जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटम का साइज डिक्रीज होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, और उसमें हमने देखा कि इसका ग्रुप में और पीरियड में रुझान क्या है। ग्रुप में हमने पढ़ा कि एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो शेल की तादाद में भी इजाफा होता चला जाता है। पीरियड में हमने देखा एटॉमिक नंबर डिक्रीज होता है, क्योंकि
क्या होता है भाई, एटॉमिक नंबर तो बढ़ता है, शेल की तादाद में इजाफा नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस ज़्यादा खींच के करीब कर लेता है, जिसकी वजह से एटम का साइज़ कम होता है। तो ये था आज का टॉपिक। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।